Welcome back, students. This is Dr. Anubha Sharma, and today is your last lecture of Application of Biology, Unit 9, जिसमें हमारे बचे हुए टॉपिक्स को हम आज कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। यस, सो सबसे पहले पॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम पॉल्यूशन से रिलेटेड जो डिजीजेज हैं उनके बारे में बात करेंगे। ऑल्दो ब्रीफ में डिफरेंट टाइप ऑफ पॉल्यूशन और उसके कंटेंट, इन सब के बारे में, एसिड रेन, ये सब इकोसिस्टम में हम कवर करेंगे, ठीक है। लेकिन क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजी में थोड़ा पार्ट दिया हुआ है पॉल्यूशन से रिलेटेड एंड रिलेटेड डिजीज का, तो यहाँ पर भी कुछ पार्ट यहाँ पर कवर किया जा रहा है। सो व्हाट इज पॉल्यूशन? ठीक है, पॉल्यूशन की बात हो रही है यहाँ पर। पॉल्यूशन क्या होता है? तो कोई भी अनडिजायरेबल चेंज, है ना। अनडिजायरेबल चेंज कहाँ होना चाहिए? अगर एयर, लैंड, वाटर, है ना, या सॉइल में कोई भी अनडिजायरेबल चेंज हो रहा है उसके फिजिकल स्ट्रक्चर में, केमिकल स्ट्रक्चर में और या बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक में, तो उसको पॉल्यूशन कहा जाएगा, ठीक है। सो क्या डेफिनेशन आएगी? डेफिनेशन आएगी, पॉल्यूशन इज एनी अनडिजायरेबल चेंज इन द फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एयर, लैंड, वाटर और सॉइल, ठीक है। उसका जो नेचुरल कंटेंट है, नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक है, अगर उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन हो रहा है एंड जो कि जरूरत नहीं है, तो बिकॉज ऑफ सम पॉल्यूशन हो रहा है और पॉल्यूशन की वजह से वो चेंजेस उसके अंदर आए हैं, ठीक है। सो एजेंट्स दैट ब्रिंग अबाउट सच अनडिजायरेबल चेंजेस आर कॉल्ड पॉल्यूटेंट्स। तो वो सारे एजेंट्स जो ये इस तरीके के अनडिजायरेबल चेंजेस के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, जो लेकर आते हैं उसके अंदर, उसको पॉल्यूटेंट्स कहा जाता है। In order to control environmental pollution, the government of India has passed Environmental Protection Act in 1986 to protect and improve the quality of our environment. हमारी गवर्नमेंट ने 1986 में एक एनवायरमेंटल एक्ट पास किया था, जिसके तहत बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस थे कि आप कितने लेवल तक काम कर सकते हैं, कितना जो है कंटेंट या वेस्ट वाटर पानी में डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। उससे देयर आर सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस, उसके हिसाब से ही काम करना होता है सारी जगह पर। तो इंडस्ट्रीज को खास तौर से ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन फिर भी इंडिया, अगर आप इस मैप को देखें, ये जो मैंने वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 की ली हुई है, उसके अकॉर्डिंग इस मैप को अगर आप देखें तो इंडिया बहुत ही ज्यादा पॉल्यूटेड कैटेगरी में आता है। ये इंडिया जो हमारा है, हमारा देश भारत, वो बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है और उतनी ही तेजी से यहाँ पर पॉल्यूटेड कंटेंट भी बढ़ता जा रहा है। और उसको रेस्ट्रिक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने हालांकि बहुत सारे रूल्स लगाए हुए हैं। और जैसे कि आपको पता है, हमारे रिवर्स को क्लीन करने के लिए बहुत सारे रूल्स नए नए लगाए हुए हैं और जिनको फॉलो करना पड़ता है। ऐसे ही एयर क्वालिटी इंडेक्स के लिए दिवाली के टाइम पर आपको पता है, जब पराली जलाते हैं पंजाब में, तब भी एकदम से एयर क्वालिटी बहुत ज़्यादा वर्स्ट कैटेगरी में आ जाती है। तो आप अगर और कंट्रीज से कंपेयर करें तो इंडिया की हालत काफ़ी ख़राब है। और इंडिया को थर्ड मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री माना जाता है अकॉर्डिंग टू 2023 रिपोर्ट, जिसमें बहुत ही हाईली पॉल्यूटेड जो एयर क्वालिटी है वो इंडेक्स वो काफ़ी ख़राब है, ठीक है। और इसमें जो फाइन एयर पार्टिकल्स जो होते हैं, जैसे हम पीएम में मेजर किया जाता है, फाइन पार्टिकुलेट एयर पॉल्यूटेंट, इसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां यहाँ पर लोगों को होने लगी हैं। और खास तौर से ये जो दिल्ली वाला रीजन है, ये नॉर्थ इंडिया का ये वाला जो रीजन है, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा, जिसमें यूपी आ रहा है, दिल्ली आ रहा है, कुछ पार्ट हरियाणा और पंजाब का भी आ रहा है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाईली पॉल्यूटेड एरिया इसको घोषित किया गया है, जिसे दिल्ली एनसीआर वाला जो रीजन है। और इसकी वजह से यहाँ पर जो लाइफ की जो एक्सपेक्टेंसी है वो भी काफ़ी कम हो गई है, शॉर्टन हो गई है, एंड इंडियन लाइफ एक्सपेक्टेंसी बाय 5.3, ठीक है। तो ये एक बहुत ही सीवियर कंडीशन है और इसके लिए अवेयर रहने की ज़रूरत है और इसके लिए हम सभी को मिलकर काम करने की ज़रूरत है। जैसा कि आपको पता है, दिल्ली एनसीआर में दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, ये जितने भी नए नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, डेवलपमेंट का मतलब है बहुत सारी बिल्डिंग्स का बनना। तो वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा तो उतना ही ज़्यादा पार्टिकल्स हवा में तैरेंगे और उसकी वजह से, और उसके जितने भी काम है उसको डेकोरेशन करने के लिए, उसकी नीड्स के लिए पार्टिकल्स हवा में आएंगे और लगातार दिन रात काम चलेगा। तो पहले ही एयर क्वालिटी खराब है और उनका और ज्यादा सस्पेंडेड होने से और ज्यादा हालत खराब हो जाती है। तो एयर जो पॉल्यूशन है वो थर्मल पावर प्लांट से इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट। व्हीकल्स, उनका जो धुआं निकलता है, इंडस्ट्रियल एमिशंस,
इंडस्ट्रीज जितनी भी हैं हमारी, उसका जो बाय प्रोडक्ट है वो भी अल्टीमेटली हमारे अर्थ पर ही आता है ना। चाहे वो उसे ड्रेन आउट करें रिवर्स में, चाहे उसे उनकी वजह से हवा में वो पॉल्यूशन छोड़ रहे हैं, ठीक है, या फिर सॉइल में अगर डिफरेंट काइंड ऑफ फर्टिलाइजर्स मिलाए जा रहे हैं तो टॉक्सिक केमिकल जो जैसे ये जो टॉक्सिक होते हैं आइंस, हेवी मेटल आइंस जो होते हैं, heavy metals because of use of chemical fertilizer and other निकेल हो गया, कोबाल्ट हो गया, कैडमियम, ठीक है, ये जितने भी हैवी मेटल्स हैं, मरकरी है, आर्सेनिक है, ये सारे के सारे अल्टीमेटली सॉइल में धीरे 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 बढ़ते जाते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से सॉइल पॉल्यूशन हो जाता है। बर्निंग ऑफ वुड इज अनदर रीजन, डर्टी फ्यूल, है ना, फॉर कुकिंग एंड हीटिंग आर सम मेजर कॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन इन इंडिया। तो कौन कौन से रहे? एक तो थर्मल पावर प्लांट रहा, व्हीकल्स का जो धुआं है, इंडस्ट्रियल एमिशन है, बर्निंग ऑफ वुड, डर्टी फ्यूल एंड ये जो हैं ये सारे के सारे मेन कॉज हैं एयर पॉल्यूशन ऑफ इंडिया के। सम एरियाज ऑफ इंडिया विद एयर पॉल्यूशन शॉर्टनिंग द लाइफ ऑफ 11.9 ईयर्स, है ना। अभी तक जो जनरलाइज बताया गया था पिछली स्लाइड में वो 5.3 था, लेकिन जो नेशनल कैपिटल रीजन यानी कि जो दिल्ली एनसीआर का रीजन है, दिल्ली एनसीआर का रीजन जो है, वहां पर इतना हाईली पॉल्यूटेड एरिया है कि वहां पर जो लाइफ है वो 11.9 ईयर्स कम हो गई है बिकॉज ऑफ हाईली पॉल्यूटेड कैटेगरी। इसको वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी माना जाता है वर्ल्ड का। तो कंडीशन तो वाकई में खराब है। अच्छा, अब आते हैं टुवर्ड्स हमारा जो मेन टॉपिक है इंडस्ट्रियल वेस्ट की तरफ, क्योंकि इंडस्ट्रियल वेस्ट भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे तीनों चारों जो चीजें हैं, मैंने जैसा कि आपको बताया, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, इन सभी में कंट्रीब्यूट तो कर ही रहा है। तो क्या है रीजन ये है कि जो डिफरेंट काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज जो हैं, जैसे कि केमिकल मैन्युफैक्चरर इंडस्ट्री हो गई, पेंटिंग इंडस्ट्री, पेट्रोलियम इंडस्ट्री, मेटल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, लेदर प्रोडक्शन जहां पर होता है, इन सभी इंडस्ट्रीज के जो बाय प्रोडक्ट हैं, ठीक है, जो वेस्ट वाटर है, वेस्टेज है, वो अल्टीमेटली हमारी मदर अर्थ के ऊपर ही आता है। और उसको अगर हम विदाउट डिटॉक्सिफाई करें, विदाउट उसको ट्रीट किए, अगर उसको डायरेक्टली डाला जा रहा है एनवायरमेंट में, तो वो पॉल्यूशन बढ़ाने का काम करता है। तो इंडस्ट्रियल वेस्ट, ये देखिए इंडस्ट्रियल वेस्ट का एक बहुत अच्छा उदाहरण है जिसमें तरह तरह की चीजें डंप होके, दिल्ली में तो 2 ऐसी जगह हैं जहां पर डंप होता है पूरे दिल्ली का कूड़ा, है ना। और इंडस्ट्रीज का वेस्टेज जो है डिफरेंट जो रिवर है उनमें डाला जाता है, क्योंकि ज्यादातर इंडस्ट्री नदी के किनारे ही होती हैं। कानपुर में एक जो एक यूपी का एक बड़ा सिटी है कानपुर, वहाँ लेदर इंडस्ट्री बहुत काम करती है और उसका जितना भी इंडस्ट्री का वेस्ट वाटर है वो रिवर गंगा में ही डाला जाता है। और इस वजह से लगातार जो हमारी मदर गंगा है वो पॉल्यूटेड हो रही है। और इसके लिए अभी गवर्नमेंट ने काफी सारी योजनाएं भी चलाई हैं टू क्लीन गंगा एंड मेजर अदर रिवर्स ऑफ अवर कंट्री, ठीक है। सो इंडस्ट्रियल वेस्ट, यहाँ पर अभी इतना इंट्रोडक्शन के बाद हमारे को यहाँ पर इस स्लाइड में हमें ये देखना है कि इंडस्ट्रियल वेस्ट किसे कहा जाएगा। तो इंडस्ट्रियल वेस्ट को डिफाइन किया जाएगा ऐसे कि इट इज द वेस्ट लेफ्ट अनप्रोटेक्टिव ड्यूरिंग अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इन फैक्ट्रीज, मिल्स एंड माइनिंग एक्टिविटी, ठीक है। तो जो अनप्रोटेक्टिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जो लेफ्ट आउट रह गया वेस्ट वाटर हो सकता है, सॉलिड मटेरियल भी हो सकता है, और उसको ऐसे ही फेंक देना, ठीक है। वो जो इंडस्ट्री है वो फैक्ट्री भी हो सकती है, वो मिल्स भी हो सकती हैं, वो माइनिंग एक्टिविटीज भी हो सकती हैं, कोई भी हो सकती है। उस सभी को जो इंडस्ट्री से निकल रहा है और जिसको बिना प्रोसेस किए हुए डायरेक्टली डंप किया जा रहा है, उसको क्या कहा जाएगा? इंडस्ट्रियल वेस्ट कहा जाएगा। जैसे कि डिफरेंट काइंड ऑफ डर्ट हो गई, है ना, कंक्रीट हो गया, स्क्रैप हो गया, सॉल्वेंट हो गए, बहुत सारे केमिकल्स हो गए, और इस तरीके का ये सारा का सारा डायरेक्टली अगर डंप हो रहा है कहीं पर भी, चाहे वो सॉइल में डंप हो रहा है, चाहे वो वाटर में डंप हो रहा है, या धुएं के फॉर्म में हमारे एनवायरमेंट में जा रहा है, उन सभी को इंडस्ट्रियल वेस्ट की कैटेगरी में रखा जाएगा। तो एनवायरमेंटल डिजीज वर्सेस पॉल्यूशन रिलेटेड डिजीजेस, एनवायरमेंटल डिजीज are a direct result from the environment. This include disease caused by substance abuse, exposure to toxic chemicals, physical factor in the environment like UV radiations from the sun, as well as genetic
प्री डिस्पोजिशन, किसी भी कारण से एनवायरमेंट में डिजीजेस हो सकती हैं, वो यूवी लाइट से भी हो सकती हैं, ठीक है। अगर कोई टॉक्सिक केमिकल्स लगातार वाटर में डंप किया जा रहा है या सॉइल में डंप किया जा रहा है तो उसकी वजह से भी हो सकते हैं। और ये जितने भी टॉक्सिक वेस्ट होते हैं उन सभी में, जैसा कि मैंने अभी लास्ट स्लाइड में आपको बताया, हैवी मेटल आयंस जैसे कि निकेल हो गया, कैडमियम, कोबाल्ट, और कौन सा है, आर्सेनिक हम लिख सकते हैं। इसके अलावा और ये जितने भी हैं, मरकरी भी होगा, ठीक है, लेड भी हो जाएगा इसमें। ये सारे के सारे अगर डंप हो रहे हैं, चाहे वो एयर में, वाटर में और सॉइल में, ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पॉल्यूशन से ही रिलेटेड होंगे। टॉक्सिक वेस्ट है, निकल रहा है इंडस्ट्री से और वो कहीं भी जाकर डिस्पोज ऑफ हो रहा है, तो और वो पानी अगर पीने के काम आ रहा है, सिंचाई के काम आ रहा है, या उस मिट्टी में खेती हो रही है, तो वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली एनिमल्स और ह्यूमन की बॉडी में एकोमुलेट हो रहा है ना। और उस तो वो मेटल आइंस भी जा रहे हैं, वो मेटल आइंस जा रहे हैं तो वो फिर हमारी जेनेटिकली लोगों में चेंजेस लेके आते हैं, या फिर और तरीके की चीज, डिजीज रिलेटेड प्रॉब्लम्स लोगों को होने लगती हैं। तो अगर हम वाटर पॉल्यूशन को देखें तो वाटर पॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, CDC जिसे कहा जाता है, वाटर बॉर्न डिजीज आर कॉज्ड बाय पैथोजेनिक माइक्रोब्स दैट कैन बी डायरेक्टली स्प्रेड थ्रू contaminated water. The most waterborne disease cause diarrhea. इलनेस, ज्यादातर जो वाटरबोर्न डिजीज होती हैं उससे डायरिया होता है, पेट खराब हो जाता है लोगों का। और इसमें क्योंकि कंटामिनेटेड वाटर है, तो कंटामिनेटेड वाटर से लगभग 88% जो पूरी दुनिया में वाटर लिंक डिजीज होती हैं, क्योंकि उस पानी को ही लोग जो ज्यादा मतलब एक बॉर्डर लाइन से नीचे के लोग होते हैं, वो उसी पानी को यूज कर रहे हैं अपने खाने में, पीने में, अपनी डेली नीड्स के लिए। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर उसके कांटेक्ट में आ रहे हैं, उसको कंज्यूम कर रहे हैं इन एनी फॉर्म, तो उनके अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया पहुंचेंगे और वो डायरिया उनको कर सकते हैं। सो 88% ऑफ डायरिया केसेस वर्ल्ड वाइड आर लिंक्ड टू अनसेफ ड्रिंकिंग वाटर, inadequate sanitation and insufficient hygiene. Because of insufficient hygiene के चलते उनको इस तरीके की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। These cases result 1.5 million death each year. इट्स अ ह्यूज अमाउंट, ये बहुत बड़ा अमाउंट है कि एक 1.5 मिलियन डेथ हो जाती है बिकॉज ऑफ पॉल्यूटेड वाटर कंजम्पशन। सैनिटेशन वहां पर प्रॉपर नहीं है ना। और तरीके से जैसा कि अभी आपको बताया, कंज्यूम अगर हो रहा है तो जितने भी यंग चिल्ड्रंस हैं उनमें से बहुत सारे बिकॉज ऑफ वाटर पॉल्यूशन उनकी मौत हो जाती है। द यूजुअल कॉज ऑफ डेथ इज डिहाइड्रेशन। मोस्ट केस ऑफ डायरिया, इलनेस एंड डेथ अकर इन डेवलपिंग कंट्रीज बिकॉज ऑफ unsafe water, poor sanitation and insufficient hygiene. These are 3 major cause. ये आपको याद करना है, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम एयर पॉल्यूशन की बात करें तो देखिए इस ग्राफ के थ्रू आपको क्या समझ में आ रहा है कि ये जो स्काई ब्लू वाला पार्ट है, मैक्सिमम ये वाला पार्ट 45% एयर पॉल्यूशन दे रहा है। तो हमें ये देखना होगा ये पार्ट है कौन सा आखिरकार। तो देखिए ये जो स्काई ब्लू वाला पार्ट है दैट इज डस्ट, और ये कहाँ से जनरेट हो रही है? बिकॉज ऑफ कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन के कारण जो डस्ट हो रही है वो थ्रू रेस्पिरेशन, थ्रू ब्रीदिंग लोगों के अंदर जा रही है और वो तरह तरह की फिर ब्रीदिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। तो सबसे ज्यादा डस्ट, उसके बाद वेस्ट बर्निंग, ये जो ऑरेंज कलर का दिखाई दे रहा है, देन ट्रांसपोर्ट, देन डीजल जनरेशन, इंडस्ट्रीज, डोमेस्टिक कुकिंग, ठीक है। तो मेनली डस्ट है जो किस लिए हो रहा है, जो डेवलपमेंट हो रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो जैसे जैसे कंट्री डेवलप कर रहा है, डेवलप कर रहेगा तो कंस्ट्रक्शन होगा, कंस्ट्रक्शन होगा, तरह तरह के नए मॉडर्न आर्किटेक्चर की चीजें बनेंगी, बिल्डिंग्स बनेंगी, हाईवेज बनेंगे, है ना। उसी को तो डेवलपमेंट कहा जाता है। लेकिन उसके साथ साथ एनवायरमेंट में डस्ट इतनी आ रही है कि बहुत ज्यादा एयर पॉल्यूशन हो रहा है। और इसमें से 59% जो है एयर पॉल्यूशन इंडिया की बिकॉज ऑफ डस्ट एंड कंस्ट्रक्शन है, विच इज फॉलोड बाय वेस्ट बर्निंग जो कि ऑरेंज में यहाँ पर दिखाया हुआ है, क्राफ्टिंग एक्टिविटीज जो कि अर्बन एरिया में होती है, और वेस्ट बर्निंग इन द रूरल एरिया। तो अगर हम एयर पॉल्यूशन की बात करें कि एयर पॉल्यूशन से कौन कौन सी डिजीज हो सकती हैं, तो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एयर पॉल्यूशन इज लिंक्ड टू 7 मिलियन premature death. It's again a huge amount. 7 million premature death हो जाती है because of air pollution. ये 2012 का डेटा है।
और आउटडोर पॉल्यूशन में जैसे कि 40% हार्ट डिजीज हो रही है बिकॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन, स्ट्रोक्स आ रहे हैं लोगों को, 11% क्रोनिक पल्मोनरी डिजीजेज हो रही हैं, लंग कैंसर हो रहे हैं, एक्यूट लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो रहे हैं चिल्ड्रंस में बिकॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन ओनली। तो अगर इस पर्टिकुलर ग्राफ को हम अगर देखें तो अस्थमा एंड ब्रीथलेसनेस जो है वो उसकी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है लोगों को, और उसके बाद फॉलोड बाय टीबी, ट्यूबरक्लोसिस एंड लंग इन्फेक्शन, एंड देन अदर जनरल हेल्थ रिलेटेड इशू, जिसमें हम स्किन इन्फेक्शन कह सकते हैं, आई इन्फेक्शन कह सकते हैं, कैंसर कह सकते हैं, इस तरीके की प्रॉब्लम होती है। लेकिन मैक्सिमम जो है वो अस्थमा होता है इंडियंस को खासतौर से, और वो क्यों हो रहा है? क्योंकि सस्पेंडेड पार्टिकल डस्ट बहुत ज्यादा है एनवायरमेंट में, एयर पॉल्यूशन में। सो इट अकाउंट्स मोर देन 50% ऑफ द हेल्थ प्रॉब्लम कॉज्ड बाय एयर पॉल्यूशन इन इंडिया। सो ये काफी सीवियर कंडीशन है और इसको समझने की जरूरत है, इसके लिए स्टेप्स उठाने की जरूरत है। चलिए, अब हमारा जो अगला टॉपिक है इस लेक्चरशिप में वो है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड। उसको देख लेते हैं कि ये अल्टीमेटली बायोमेडिकल इंजीनियरिंग होता क्या है। सो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग इज द एप्लीकेशन ऑफ इंजीनियरिंग प्रिंसिपल। इंजीनियरिंग के जितने भी प्रिंसिपल होते हैं उनको सॉल्व करना, उन प्रिंसिपल्स को यूज करना कुछ ऐसी मशीनें बनाने के लिए जो कि हमारे हेल्थ और हेल्थ केयर प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाए। यानी कुछ ऐसी डिवाइसेस बनाना जो हेल्थ इंडस्ट्री में काम करें और वो किसी भी डायग्नोसिस के लिए, किसी भी एस्टिमेशन के लिए या फिर रिलेटेड इमेजिंग के लिए हेल्प कर पाएं हेल्थ केयर सिस्टम में। सो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग क्या है, इसकी डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए। इट इज द एप्लीकेशन ऑफ इंजीनियरिंग प्रिंसिपल टू सॉल्व हेल्थ एंड हेल्थ केयर प्रॉब्लम्स यूजिंग देयर नॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग and healthcare. Biomedical engineers design medical equipments and process that improve ह्यूमन हेल्थ आउटकम्स। तो अपनी इंजीनियरिंग की नॉलेज के साथ जो इंजीनियर्स होते हैं वो मेडिकल इक्विपमेंट्स बनाते हैं जिससे कि ह्यूमन हेल्थ का आउटपुट अच्छा निकले, उसको किसी भी फॉर्म में हेल्प हो पाए। तो कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल ऑफ बायोमेडिकल इक्विपमेंट यूज एवरीडे इंक्लूड, कौन कौन से हैं? पहला है पेसमेकर, इसका नाम सुना है आपने। पेसमेकर क्या होता है? जो हमारा हार्ट है वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है उसकी पंपिंग के लिए। अगर किसी किसी का पेसमेकर खराब हो जाता है तो आर्टिफिशियल पेसमेकर वहां पर लगाया जाता है। ब्लड ग्लूकोज, ये तो घर घर में जिसको डायबिटीज है ग्लूकोज मॉनिटर किया जाता है, ये भी एक बायोकेमिकल इंजीनियरिंग का ही डिवाइस हुआ। एंड आर्टिफिशियल लिम्स, अगर किसी का किसी का बिकॉज ऑफ सम एक्सीडेंट हाथ या पैर अनफॉर्चुनेटली कट जाता है तो वहां पर आर्टिफिशियल लिम्स लगाए जाते हैं, वो भी एक तरीके का बायोमेडिकल इंजीनियरिंग का डिवाइस ही है। सो इट इन्वॉल्व बहुत सारी मशीनें हैं, उनके बारे में वन बाय वन हम पहले उनको क्लासीफाई करेंगे, फिर उनके बारे में उनका छोटा छोटा प्रिंसिपल जानेंगे वो किस तरीके से काम करती हैं। ठीक है। सो इट इन्वॉल्व मेजरमेंट ऑफ बायोलॉजिकल सिग्नल्स लाइक ECG, EMG और एनी इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेटेड इन द ह्यूमन बॉडी। इन्वॉल्व करें जितने भी सिग्नल ह्यूमन बॉडी में बन रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं, उनको मेजर करना बायोलॉजिकल सिग्नल्स हैं और उन सिग्नल्स को स्टडी करके कंक्लूजन निकालना कि ये सही सिग्नल जा रहा है, ये विद इन रेंज है, कम है, ज्यादा है, क्या है, फिर उसका कंक्लूजन डॉक्टर्स निकालते हैं। ठीक है। तो ये मशीनें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी भी डायग्नोसिस में डॉक्टर्स की हेल्प करती हैं। सो बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन हेल्प फिजिशियन टू डायग्नोज द प्रॉब्लम एंड प्रोवाइड ट्रीटमेंट। प्रॉब्लम को डायग्नोज करने में हेल्प करते हैं एंड उसके ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं। सो टू मेजर बायोलॉजिकल सिग्नल्स एंड टू डिजाइन अ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मेजरमेंट टेक्निक आर नीडेड। किस चीज का कॉन्सेप्ट की जरूरत होती है? कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मेजरमेंट टेक्निक। इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं? दीज आर द टूल्स यूज फॉर अ पर्टिकुलर वर्क। इंस्ट्रूमेंट्स किसे कहा जाएगा? उन टूल्स को इंस्ट्रूमेंट्स कहा जाएगा जो किसी एक पर्टिकुलर काम को करते हैं। और इसीलिए इन इंस्ट्रूमेंट्स को 3 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है डायग्नोस्टिक इंस्ट्रूमेंट, दूसरा है इमेजिंग इंस्ट्रूमेंट एंड तीसरा है थेरेपेटिक इंस्ट्रूमेंट। डायग्नोस्टिक इंस्ट्रूमेंट में वो इंस्ट्रूमेंट आएंगे जो किसी चीज की डायग्नोसिस करने में हेल्प करते हैं, जैसे कि ECG। ECG का नाम आपने सुना है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इसमें इस तरीके की हार्ट पिक्चर्स में दिखाया जाता है ना, इस तरीके की कुछ लाइंस बनी आती हैं, उससे फिर पता चलता है कि भाई हमारा हीरो जिंदा है कि मर गया, है ना। जब बिल्कुल सीधी हो जाती है तो कोई रिदम नहीं है तो भाई
काम खराब हो गया, या फिर अचानक फिर आना शुरू हो जाती है कि ओ ये तो मिरेकल हो गया, है ना। तो ये जो मशीन है, ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, वो इस तरीके की इस चीज को मेजर करने के काम आता है। इमेजिंग, सीटी स्कैन भी आपने देखा, एक बड़ी सी मशीन होती है, इसमें पूरी की पूरी ह्यूमन बॉडी जा रही होती है और उसको फिर डायग्नोज किया जाता है कि भाई उसके जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन ली जाती है। थेरापेटिक इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो जो अभी अभी हमने डिस्कस किया, पेस मेकर, जो हार्ट की पंपिंग के लिए मेनली रेस्पॉन्सिबल है, वो थेरापेटिक इंस्ट्रूमेंट में आएगा। तो 3 कैटेगरी हो गई इंस्ट्रूमेंट की बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में। पहली है डायग्नोस्टिक, देन इमेजिंग, देन थेरापेटिक। वन बाय वन तीनों को देखते हैं। डायग्नोस्टिक इंस्ट्रूमेंट में जो पहला कैटेगरी आएगा दैट इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ईसीजी की फुल फॉर्म क्या है ये आपको याद होना चाहिए, और ये किस कैटेगरी में आ रहा है, डायग्नोसिस कर रहा है, ठीक है। तो ई फॉर इलेक्ट्रो, सी फॉर कार्डियो एंड जी फॉर ग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है। ये नाम आपको पूरा याद होना चाहिए। व्हाट इज दिस, देखिए ये एक पिक्चर यहाँ मैंने दिखाया हुआ है आपको दिखाने के लिए कि इस तरीके से इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है। इस तरीके से कुछ चीजें वायर के थ्रू चिपकाई जाती हैं और फिर वो रिपोर्ट वहां से इधर से निकल के आती है इस तरीके से, जिसे बोला जा रहा है ईसीजी ट्रेसिंग, है ना। सो दिस इज अ सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट दैट रिकॉर्ड इलेक्ट्रिक इम्पल्स प्रोड्यूस्ड बाय कार्डियक मसल ऑफ डिफरेंट हार्ट चैम्बर ड्यूरिंग एवरी कार्डियक साइकिल। हर कार्डियक साइकिल का डायस्टोलिक एंड सिस्टोलिक जो मूवमेंट है, खून का आना और खून का जाना, उसका जो ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो कार्डियक मसल किस तरीके से पंप आउट कर रही है, इलेक्ट्रिक इंपल्स आ रहे हैं और जा रहे हैं, उसको ये नोट करता है। दिस टेक्निक ऑफ रिकॉर्डिंग द इलेक्ट्रिक वोल्टेज प्रोड्यूस्ड बाय हार्ट मसल ड्यूरिंग वन कार्डियक साइकिल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। पूरी वन कार्डियक साइकिल उसमें हुई जिसमें डायस्टोलिक और सिस्टोलिक दोनों आएगा। पूरी को जब वो रीड करेगा उसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी कहा जाएगा और इसमें वही इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को नोट किया जाता है। दूसरा होता है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ, EEG, E फॉर इलेक्ट्रो, E फॉर एन्सेफेलो एंड G फॉर ग्राफ, ठीक है। EEG, इसमें देखिए क्या हो रहा है, ये एक जो बच्चा बैठा हुआ है इसके माथे पर चीजों को लगाया जा रहा है, इलेक्ट्रोड्स को लगाया जा रहा है। तो इसका मतलब वो किस चीज की रीडिंग कर रहा है, इस पिक्चर से हम क्या समझ सकते हैं कि वो ब्रेन की रीडिंग कर रहा है, राइट। तो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को जब वो रीड कर रहा था दिल से तो उसे ईसीजी कहा था। कार्डियो आपको पता है टर्म अच्छे से, तो वो कार्डियो के लिए हो गया, यानी वो दिल के लिए हो गया। और जब एनसेफेलो की बात आ गई तो वो ब्रेन के लिए हो गया। सो एन इंस्ट्रूमेंट दैट रिकॉर्ड स्पॉन्टेनियस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द ब्रेन when electrodes are placed on the head scalp. The graphic recording is called electroencephalogram. जो रिकॉर्डिंग यहाँ पर आएगी वो पेपर पर इस कंप्यूटर पे, उसे ग्राम बोला जाएगा, ग्राम, ठीक है। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। हाई फ्रीक्वेंसी बीटा वेव आर एसोसिएट विद मेंटल एक्टिविटीज इन द फ्रंटियल लोब एंड ड्यूरिंग पीरियड ऑफ सेंसरी स्टिमुलेशंस, वो उसके साथ कनेक्ट रहती हैं और फिर जैसा भी मूवमेंट चल रहा होता है, इंपल्स आती हैं जाती हैं, उसको रिकॉर्ड किया जाता है। तो फिर इसके थ्रू क्या देखा जाएगा, इसके थ्रू देखा जाएगा अगर कोई एबनॉर्मल ब्रेन एक्टिविटी हो रही है जो कि ट्यूमर से रिलेटेड है, किसी ट्रॉमा से रिलेटेड है, एपिलेप्सी जिसे दौरे पड़ना भी बोलते हैं, है ना, इस तरीके की किसी अनकॉन्शियसनेस या कंफ्यूजन या डीजनरेशन ऑफ ब्रेन टिश्यू, डिमेंशिया, इससे रिलेटेड है क्या, तो इन सभी चीजों को रिकॉर्ड किया जाता है EEG के थ्रू। और जब ब्रेन डेड अगर किसी बंदे की बॉडी हो जाती है कि वो ब्रेन रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है, बाकी ऑर्गन सारे काम कर रहे हैं, तो उसको भी EEG के थ्रू ही रिकॉर्ड किया जाता है और आइडेंटिफाई किया जाता है, ठीक है। आपको पता चल गया ना ECG और EEG में क्या डिफरेंस है। चलिए अगला जो डिवाइस है दैट इज ऑटो एनालाइजर। ऑटो एनालाइजर का क्या काम होगा, ऑटो एनालाइजर बायोकेमिकल एनालिसिस करता है। तो बायोकेमिकल एनालिसिस यानी कि हमारे ब्लड में प्रेजेंट जितने भी कंटेंट हैं, जैसे कि ग्लूकोज हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, यूरिया हो गया, आयंस जितने भी हो गए, उन सबको रिकॉर्ड करेगा और बताएगा किसकी कितनी कॉन्सेंट्रेशन है, रेंज के अंदर है। निकालते हैं ना पैथोलॉजी में जाके जब ब्लड देते हैं तो एक आती है कि भाई इससे इसके बीच में है तो ठीक है, इससे ज्यादा है कम है तो वो बोल्ड लेटर में वहां लिख देते हैं कि भाई ये कम है तो क्यों कम है, ज्यादा है तो क्यों ज्यादा है। तो वो जो एनालिसिस है वो ऑटो एनालाइजर के थ्रू होती है। सो इट इज एन ऑटोमेटिक कंप्यूटर कंट्रोल्ड डिवाइस यूज्ड टू एस्टिमेट वेरियस बायोकेमिकल सब्सटेंस like glucose, cholesterol, urea, which are present in body fluid. Next is endoscopy. Endoscopy क्या है? It is a technique that can directly peep into the human body by using endoscope.
It can viewed hollow organs like food pipe, windpipe, bladder, intestine and uterus. तो एंडोस्कोपी क्या रहा? एंडोस्कोपी एक वायर जैसा होता है, एक नली जैसी होती है जिसको डाला जाता है और जितने भी हॉलो ऑर्गन हमारी बॉडी के होते हैं उनको देखने के लिए, लाइक कहीं अगर पथरी है तो कहाँ है, कहीं कुछ और तरीके की ऑब्स्ट्रिकल है बॉडी के अंदर तो उसको विजुअलाइज करने के लिए अंदर की तरफ दूरबीन जैसा डाला जाता है, उसको एंडोस्कोपी कहते हैं। ठीक है, सो इट इज अ टेक्निक दैट कैन डायरेक्टली पीप इनटू द ह्यूमन बॉडी यूजिंग एंडोस्कोपी। जो हमारे हॉलो ऑर्गन कौन कौन से हुए यहाँ बता दिए, जैसे कि फूड पाइप है, विंड पाइप है, ब्लैडर है, इन सभी में डाला जाता है। अब बात करते हैं इमेजिंग इंस्ट्रूमेंट की, जो इमेज बनाते हैं, जिसमें हमारा आएगा MRI और NMR। MRI की फुल फॉर्म क्या है? ऑल्दो हम ये टॉपिक थोड़ा सा पिछले लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर और थोड़ा डिटेल में आपको बताया जा रहा है। MRI का फुल फॉर्म है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग और यहाँ पर NMR का फुल फॉर्म है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। इनका फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए। ठीक है, सो देखिए मैंने कहा था ना कि जिसमें पूरी की पूरी बॉडी किसी एक मशीन के अंदर जाती है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड है चारों तरफ और उस मैग्नेटिक फील्ड को यूज करके वो एक्सटर्निक यूज करके इमेज बना के देता है। ठीक है, सो इट इज अ टूल यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग इमेज ऑफ एनी ऑर्गन or any tissue in any plane. It is based on magnetic resonance generated by nuclei of hydrogen atom when exposed to external magnetic field. ठीक है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक रेजोनेंस जनरेट किया जाता है and it is used for detection of tiny lesions, multiple sclerosis on brain and spinal cord, examination of cancerous bone, pelvic organ, urinary bladder, identification of Parkinson's disease, measuring blood flow and assess the heart disease, stroke अगर किसी को आया है तो। खैर बॉडी के अंदर की जो पूरी की पूरी एनाटमी है, जो पूरा अगर इफ देयर इज एनी एबनॉर्मेलिटी बॉडी के अंदर इंटरनल तो उसको NMR या इससे नोट किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला है CT स्कैन या CT का फुल फॉर्म आएगा कंप्यूटराइज्ड और कंप्यूटेड टोमोग्राफी एंड CT स्कैन का फुल फॉर्म आएगा कंप्यूटराइज्ड एक्सियल, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा वर्ड आता है टोमोग्राफिक स्कैनिंग। It is a special type of radiograph which combined with X-ray, इसमें रेडियोग्राफ X-ray के साथ कंबाइन करता है, which combined with X-ray imaging with computer technology permit visualization of internal organ, इसमें भी internal organ का visualization होता है and body structure with greater definition and clarity। ठीक है, CT is useful for diagnosis of disease related to ब्रेन, स्पाइन, चेस्ट, एब्डोमेन, कहीं भी अगर हमारे किसी मेजर ऑर्गन में कोई भी इंटरनली कोई डिजीज प्रोड्यूस हो रही है तो उसकी डायग्नोसिस CT स्कैन से की जाती है। इट कैन ऑल्सो डिटेक्ट ब्लड क्लॉट, सिस्ट एंड ट्यूमर। बॉडी के अंदर अगर कहीं सिस्ट है, ब्लड क्लॉट है तो इसको यूज किया जाता है। और ये किससे रिलेटेड है? ये एक रेडियोग्राफी है जो कि कंबाइन करती है एक्सरे इमेजिंग के साथ। ठीक है, इट इज ऑल्सो यूजफुल इन डिटेक्टिंग डिफरेंट काइंड ऑफ ट्यूमर्स एंड देयर स्प्रेड नियर बाय ऑर्गन। अगर कहीं ट्यूमर फैल गया है तो डॉक्टर बड़े हाई स्केल पर इसको यूज करते हैं। अगला आता है सोनोग्राफी या अल्ट्रासाउंड इमेजिंग। ये तो बहुत कॉमन है और सभी लोगों ने सुना होगा कि अल्ट्रासाउंड कराने जा रहे हैं। अल्ट्रासाउंड क्लिनिक्स हैं, हॉस्पिटल में बहुत सारी जगह जगह डॉक्टर्स के लगे हुए होते हैं पोस्टर्स। तो ये अल्ट्रासाउंड देखिए, ये डॉक्टर एक लेडी का अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं। तो अल्ट्रासाउंड आपको पता है ये क्या होती हैं? अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं, है ना, जिनकी फ्रिक्वेंसी 1 to 15 मेगाहर्ट्ज तक होती है। बॉडी के अंदर ये जाती हैं और आती हैं, तो इनकी जो इकोज होती हैं उसको देखकर डिटेक्ट किया जाता है चीजों को। ठीक है, सो अल्ट्रासाउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी बिटवीन 1 to 15 मेगाहर्ट्ज इज बीम्ड इनटू द बॉडी एंड द रिटर्निंग इकोज आर डिटेक्टेड। इट इज यूज्ड फॉर जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो फीटस की ग्रोथ कैसी है, प्रॉपर ग्रोथ चल रही है या नहीं, जिस मंथ में जो चीज डेवलप होनी थी वो डेवलप हो रही है या नहीं, हर मंथ का डेवलपमेंट देखा जाता है विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रासाउंड। इट प्रोवाइड पिक्चर ऑफ ब्लड फ्लो based on Doppler effect. It is also useful in detecting different kind of heart disease, kidney stone, gallbladder stone, उन सबको भी देखने में अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी का यूज किया जाता है। अब अगला आता है थेरेप्यूटिक इंस्ट्रूमेंट। थेरेप्यूटिक इंस्ट्रूमेंट में पहला जो है वो है पेसमेकर। ये देखिए, ये एक पेसमेकर है, ये हार्ट लगा हुआ है, हार्ट के साथ ये पेसमेकर है।
सो पेसमेकर क्या है? इट इज अ स्मॉल डिवाइस दैट प्लेस्ड इन द चेस्ट और एब्डोमेन टू हेल्प टू कंट्रोल एबनॉर्मल हार्ट रिदम। एबनॉर्मल हार्ट रिदम को कंट्रोल करने के लिए पेसमेकर लगाया जाता है। दिस डिवाइस यूजेस इलेक्ट्रिकल पल्सेस टू प्रॉम्प्ट द हार्ट टू बीट एट अ नॉर्मल रेट। बहुत तेजी तेजी से अगर किसी का हार्ट किसी का बिकॉज ऑफ एनी रीजन अगर धड़क रहा है या उसकी स्लो डाउन हो गई है, वो डॉक्टर्स के अपने उस डायग्नोसिस पर डिपेंड करेगा, तो उसको नॉर्मलाइज करने के लिए, उसको नॉर्मल रेट से धड़कने के लिए पेसमेकर लगाया जाता है। इट इज अ लाइफ सेविंग इलेक्ट्रॉनिक पल्स जनरेटर इम्प्लांटेड नियर द हार्ट टू एनहांस एंड कंट्रोल नॉर्मल हार्ट बीट। नेक्स्ट इज ऑक्सीजनेटर। इसे आर्टिफिशियल लंग भी कहा जाता है। अगर किसी के लंग्स खराब है या कोई प्रॉब्लम उसमें आई है, तो द ऑक्सीजनेटर इज द मेन एलिमेंट ऑफ हार्ट लंग मशीन विच टेक ओवर द वर्क ऑफ द लंग, एडिंग ऑक्सीजन ऐड करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करता है ब्लड से। ये देखिए, ये है हार्ट लंग मशीन जिसे ऑक्सीजनेटर बोला जाता है। ठीक है, और इसके बाद जो लास्ट है वो है प्रोस्थेट। प्रोस्थेसिस क्या होता है? इट रेफर टू इम्प्लांटेशन ऑफ आर्टिफिशियल सब्सटीट्यूशन ऑफ अ बॉडी पार्ट। अगर किसी का अनफॉर्चुनेटली पैर, हाथ, उंगलियां, कहीं का कोई पार्ट बिकॉज ऑफ सम एक्सीडेंटल प्रॉब्लम खत्म हो चुका है, काम नहीं कर रहा है, तो उसको आर्टिफिशियल इम्प्लांट लगाया जाता है जो कि बिल्कुल रियल बॉडी पार्ट की तरह से काम करता है। जनरली द टर्म प्रोस्थेटिक इज यूज टू डिस्क्राइब एक्सटर्नल अटैचमेंट एंड अपेंडेजेस। एग्जाम्पल ऑफ प्रोस्थेटिक इन एवरीडे लाइफ आर ग्लासेस, कॉन्टैक्ट लेंसेज भी इसी कैटेगरी में आएगा, रिप्लेसमेंट लेग भी इसी कैटेगरी में आएगा, आर्म्स, एनीथिंग एल्स दैट आर्ग्यूमेंट द बॉडी एंड एक्सटेंड द यूज ऑफ बॉडी पार्ट। कोई भी ऐसा आर्टिफिशियल इम्प्लांट जो रियल लगे और बॉडी के उस पार्ट का काम प्रॉपर तरीके से करे, उसे प्रोस्थेटिक्स बोलते हैं। ठीक है, सो दीज आर द कैटेगरीज ऑफ बायोमेडिकल इंजीनियरिंग डिवाइसेस। इनको अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है। किसी से इमेजेस बनती हैं, कुछ डायग्नोसिस करने के काम आता है, कुछ डिवाइस उस जो थेरेपेटिक फॉर्म में काम आते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक जो हमें इस पर्टिकुलर लेक्चर में डिस्कस करना था, और इसी के साथ हमारा जो यूनिट 9 है एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजी वो खत्म होता है। आई होप आपको अभी तक सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। इफ नॉट देन प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन। तब तक के लिए खुश रहिए, खूब पढ़िए। थैंक यू।